हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें कि हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर से होगा, जिसमें कि हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब आपके टिश्यू रेस्पायरेशन करते हैं, वो भी सेल्यूलर रेस्पायरेशन, तो वहां जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ब्लड में ट्रैवल करते हुए आपके लंग सरफेस तक पहुंचती है और आपके लंग सरफेस से फिर उसको आप बाहर एक्सपायरेशन करके निकाल देते हो। समझ आई ना बात। तो हमें समझना ये है एक्चुअली कि किस तरह से टिश्यू से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में गई और ब्लड में जाने के बाद वो कैसे वहां पर रुकती है, कौन उसको पकड़ता है, कैसे उसका ट्रैवल होता है, वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसका, वो हमें समझना है। छोटा सा टॉपिक रहेगा, एक सवाल नीट में गारंटी से आ जाता है। एनसीईआरटी ने बहुत छोटा 3-4 लाइन करके दिया हुआ है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी से ही एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा, तो आपको पढ़ाना है वही जो कि एनसीईआरटी में दिया है। बस फोकस रखना है नीट का और क्वेश्चन निकालने ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यार, ऐसा होगा, आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप एक चीज छोटी समझिएगा ध्यान से। देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पर टिश्यू है, कोई यहाँ पर टिश्यू सरफेस पर हमारा रेस्पिरेशन चल रहा है और ये यहाँ पर हमारा जो है ब्लड की कोई कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है ना। अभी हो ये रहा है कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। आपको पता है, पीछे आप पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर टिश्यू में PCO2 एज यू ऑल नो 45 mmHg होता है, ठीक है ना। और वही प्रेशर अगर आप यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखोगे, यहाँ अगर मान लो ब्लड जा रहा है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका PCO2 होता है 40 mmHg। तो ये आपको क्लियर इंडिकेशन है कि डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग CO2 जो है वो आपकी टिश्यू से ब्लड में आएगी। बिल्कुल सही बात है। टिश्यू से कहां पहुंचेगी? ब्लड में पहुंचेगी। अब इसके टिश्यू से ब्लड में पहुंचने पर 3 तरह से ये यहां ट्रैवल करती है। टिश्यू से ब्लड में आने पर 3 तरह से ट्रैवल करने में जो इसका पहला तरीका है, नंबर 1, वो जाती है डिसॉल्व इन प्लाज्मा। यानी कि ये आपकी प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है। पीछे पढ़ाया गया है कि CO2 O2 के कंपैरिजन में प्लाज्मा में ज्यादा जल्दी से डिसॉल्व होती है। तो 7% आपको एनसीईआरटी ने बताया है, 7% ऑफ CO2 जो है वो आपकी प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ट्रैवल करती है। थोड़ा अमाउंट ऑफ एक एंजाइम हम पढ़ेंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो थोड़ा अमाउंट ऑफ एंजाइम प्लाज्मा में पाया जाता है जो कि CO2 के ट्रैवल में मदद करेगा यहाँ, ठीक है ना। 7% CO2 आपकी जाएगी डिसॉल्व फॉर्म में, जो कि आपकी प्लाज्मा में जाती है। दूसरा तरीका होता है कि एज कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, यानी कि आपकी CO2 25 या 23 से 25% तक कार्बे अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रैवल होती है। ये क्या है? आपकी CO2 का आप सीधे सीधे आसानी से समझे कि आपकी CO2 को हीमोग्लोबिन जो है वो पकड़ लेता है। यानी हीमोग्लोबिन आपकी CO2 को पकड़ लेगा और बना लेगा हीमोग्लोबिन, कार्बे अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बे अमीनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन पार्ट है, उसका जो अमीनो एसिड्स होते हैं, वहां पर जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाती है। तो ये 25% तक, 23 से 25% तक आपका हीमोग्लोबिन जो है वो CO2 को कैरी करता है। कहां से? टिश्यू से, जब वो ब्लड में आती है तो, ठीक है ना। और अब यहां पर तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट तरीका है इसका ट्रांसपोर्ट का, वो है आपका एज बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन, तो बाइकार्बोनेट की आयन में ये 70% आपका 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है। तो मेनली आपको यही समझना है,
मेनली आपको यही समझना है, इसी पर हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे बाइकार्बोनेट की फॉर्म में CO2 ट्रेवल होती है, इस पर ज्यादा फोकस रखना है। हालांकि ये सवाल भी यहाँ नीट में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है तो आप बता ही दोगे। तो अभी हम चलते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो कि है बाइकार्बोनेट आयन वाला। इससे पहले कि आप आगे बढ़े तो आप छोटी सी बात को जल्दी समझ लें कि भैया यहाँ अगर मैं छोटा बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको समझना है कि अगर टिश्यू लेवल पर CO2 बढ़ेगी तो क्या हो सकता है। टिश्यू की डिमांड है ऑक्सीजन की, तो ये ध्यान रखना अगर टिश्यू में CO2 बढ़ती है तो वो कहीं ना कहीं ब्लड में आएगी, तो बदले में जो हीमोग्लोबिन है जिसने कि ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल पकड़ रखे हैं, Hb4 O2 का 4, इसने 4 ऑक्सीजन पकड़ रखी हैं, पूरी तरह से सैचुरेटेड है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन इसके बदले में यहाँ पर ऑक्सीजन को रिलीज करता है। मैं ये छोटी सी बात बताता हुआ चल रहा हूँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। अभी आप पूछोगे हीमोग्लोबिन खाली हो गया था क्या, तभी उसने CO2 पकड़ी। हाँ, CO2 बढ़ेगी तो ऑक्सीजन छूटेगी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ेगा, समझ रहे हो। और जो आपका कर्व है जो हमने पहले पढ़ा था, ऑक्सीजन डिसोजन कर्व, वो कर्व जो है वो राइट साइड में शिफ्ट करता है, ठीक है ना। CO2 बढ़ने पर कर्व आपको बताया था राइट साइड में शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। और जब वो कर्व राइट साइड में शिफ्ट करता है तो इनडायरेक्टली आपको याद करना होगा ये अपने माइंड में कि इसे हम कहते हैं बोहर इफेक्ट। क्या कहते हैं, ये यहाँ एनसीईआरटी ने दिया नहीं है पर मैं ये टर्म आपको फिर भी बता रहा हूँ कि बोहर इफेक्ट। क्या कहते हैं, बोहर इफेक्ट। याद कर लेना, कभी भी सवाल आएगा पेपर में तो आपको बताना होगा कि बोहर इफेक्ट क्या है। CO2 का बढ़ना, और CO2 के बढ़ने के साथ साथ आप आगे देखोगे कि H+ भी बढ़ेंगे, आप आगे देखोगे H+ बढ़ेंगे तो pH जो है वो कम होगी। ये जो फैक्टर्स हैं टिश्यू लेवल पर, यहाँ टिश्यू में आपको पता है टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये जो फैक्टर्स हैं आपके, ये सारे के सारे फैक्टर्स इस बात को प्रमोट करते हैं कि जितना ये बढ़ेंगे उतना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा, ऑक्सीजन का डिसोजन कर्व राइट साइड शिफ्ट होगा, और ये घटना कहलाती है बोहर इफेक्ट। एनसीईआरटी ने नहीं दिया है पर ये सवाल बनाने में इनको कोई परहेज नहीं होगा, नीट बना देगा क्वेश्चन और आ जाएगा पेपर में। वैसे अभी आजकल ये ऐसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं पर फिर भी आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कैसे ट्रेवल करती है। वो आसान है और इम्पोर्टेंट है। देखो, हमने बताया था कि ये आपका मान लीजिए यहाँ पर CO2 जो है वो रिलीज हो रही है, कहाँ से, टिश्यू से, और ये है इधर ब्लड कैपिलरी, ये यहाँ पर। अब होगा ये कि CO2 जो है यहाँ आएगी, मैंने पहले ही बता दिया आपको, कुछ 7% वो प्लाज्मा में जाएगी और 23% मैंने कैसे बताया था, कार्बे अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। वो भी आपको पता है RBC के अंदर ही होगा, अगर ये RBC है तो इसके अंदर ही होगा ये, है ना। तो ये इतने परसेंट, कितने परसेंट, 23% इस फॉर्म में जाएगी कार्बे अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। अब बाकी का क्या होगा, ये अगर आपकी RBC है, ये यहाँ पर जैसे RBC में CO2 अंदर आएगी, ये CO2 यहाँ आएगी भाई। अब CO2 आने के बाद यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन करेगी। ये रिएक्शन मैं बता दूं, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में एनसीईआरटी में आपने पढ़ी होगी, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जहाँ एंजाइम एफिशिएंसी पढ़ाई जा रही है, जहाँ ये बताया जा रहा है कि एंजाइम बहुत एफिशिएंट होते हैं अपने सबस्ट्रेट के लिए, वहाँ ये रिएक्शन दी गई है, क्योंकि हाईएस्ट कैटालिटिक पावर, हाईएस्ट टर्नओवर नंबर रखने वाला एंजाइम है जो यहाँ यूज होगा। उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज 6000 गुना रिएक्शन बढ़ा देता है, मतलब 6000 गुना रिएक्शन को बढ़ा देता है, मतलब इतना ज़्यादा टर्नओवर नंबर है उसका कि वो रिएक्शन को बहुत ज़्यादा फोल्ड बढ़ा देगा। अब होगा ये कि CO2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से, एक और सवाल अब मैं बताता हुआ चलूँगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को जिंक जो है वो चाहिए होता है। किस लिए जिंक चाहिए होता है इसको, एंजाइम को एक्टिविटी करने के लिए। आपको पता होगा एंजाइम में पढ़ा था, वहाँ लिखा था कि एंजाइम को कोएंजाइम चाहिए होते हैं, तो उनमें जिंक जो है, मेटल आयन जो है, आयंस जो होते हैं वो चाहिए होते हैं। तो वहाँ याद रखना आपको कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज को चाहिए होता है जिंक। ये भी सवाल बना लेंगे कहीं ना कहीं। फिर आपको ध्यान रखना है CO2 और वाटर जुड़ के बनाएंगे यहाँ H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और H2CO3 तुरंत टूट जाता है H+ में और HCO3- में। आपको बता दूं HCO3- आयन है और इसके लिए इसकी डिफ्यूजेबल प्रॉपर्टी है, डिफ्यूजेबल प्रॉपर्टी है, तो इसके तहत, डिफ्यूजेबल प्रॉपर्टी के तहत ये RBC से निकल के बाहर आएगा, यहाँ प्लाज्मा में आ जाएगा। HCO3- बाहर प्लाज्मा में आ गए हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है जो एनसीईआरटी ने नहीं बताया है
ये भी एग्जाम्स में आता है। होगा क्या, HCO3 माइनस जो बाहर आया है, सबसे पहले तो आप समझ लो ये क्या करेगा बाहर, ये यहाँ सोडियम से जुड़ जाएगा और बना लेगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके ये इस फॉर्म में यहाँ ब्लड में ट्रैवल होगा। अब इसके बदले में पीएच को मेंटेन करने के लिए, आयनिक बैलेंस बनाने के लिए बाहर से क्लोराइड आयन जो होंगे, बाहर कहाँ से, यहाँ से, मतलब बाहर प्लाज्मा से क्लोराइड जो है वो अंदर जाएगा इसके अंदर, किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, ठीक है ना, मेंटेन करने के लिए, आयनिक बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि माइनस आयन बाहर आया तो माइनस आयन बदले में अंदर जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल भी यूज होता है यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे वाटर भी जाता है तो साथ में, ये ध्यान रखना, पर आपको ये पूछा नहीं जाएगा, पर आप ध्यान रखेंगे इतना कि भाई यहाँ पर आपका एक क्लोराइड आयन अंदर जा रहा है बदले में HCO3 माइनस के बदले में, तो ये क्लोराइड जो अंदर गया ये, इसी को कहते हैं, इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट यानी कि इसका नाम है दूसरा हेम्बर्गर इफेक्ट। हेम्बर्गर इफेक्ट, ये कभी कभी सवाल आ जाता है, पूछते हैं हेम्बर्गर इफेक्ट में क्या होगा, तो आपको बताना होगा। ये सवाल बनाते हैं ऐसे कि हेम्बर्गर इफेक्ट में क्लोराइड कहां से कहां जाता है, ध्यान रखना। टिश्यू लेवल पर ये लिख के देंगे, टिश्यू लेवल पर क्लोराइड प्लाज्मा से आरबीसी में जाएगा, और लंग्स के लेवल पर जाओगे तो ये क्लोराइड प्लाज्मा में वापस आएगा, समझ आए ना। यही रिएक्शंस आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, यही लंग्स के लेवल पर जाकर के, एल्वेलाई के लेवल पर जाकर के उल्टी दिशा में होंगी, यानी कि इधर के डायरेक्शन में, यानी वहां जाकर के CO2 जो आके जुड़ी थी उसको छोड़ना होगा। यहाँ पर ये CO2 जो है वो लोड हो रही है, इधर से आई थी यहाँ लोड हो रही है, और ये बोर इफेक्ट हो रहा है एक तरह से। क्या हो रहा है, बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट कहाँ लगता है, टिश्यू लेवल पे लगता है, जो कि CO2 बढ़ेगी। आप समझो CO2 बढ़ी, CO2 बढ़ने से क्या बढ़ा, ये बढ़ा। मेनली आपको ध्यान देना है इस पे, H+ पे, किस पे, H+ पे, ये H+ बढ़ा, एक सेकंड, ये H+ जो है यहाँ पे बढ़ा CO2 बढ़ने से। तो मैंने बताया था CO2 बढ़ना यानी H+ बढ़ना यानी pH का गिरना। ये तीनों फैक्टर्स क्या करते हैं, ये आपके बोर इफेक्ट को दिखाते हैं, और इन्हीं की वजह से ऑक्सीजन डिसोनेंस कर्व गिरता है राइट साइड में। इसी वजह से आपकी CO2 यहाँ लोड होती है और ऑक्सीजन का डिसोनेशन होता है, मतलब इधर से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ेगा और वो ऑक्सीजन आपके टिश्यू को जाएगी, समझ आए ना, उधर वापस जाएगी। तो यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन अब खाली है, अब आप समझेंगे। अब हीमोग्लोबिन यहाँ पर खाली है, ये क्या करता है कि ये H+ जो बढ़ा है ये pH खराब ना कर दे, क्योंकि देखो H+ बढ़ेगा pH गिरेगी, तो ये हीमोग्लोबिन इसको H+ को पकड़ लेगा ये यहाँ, और ये एक बफर की तरह काम करेगा, एज अ बफर, और इसे बना लेगा हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड, ये बना लेगा। समझ आई ना बात। एक तो हीमोग्लोबिन H+ पकड़ लेगा और हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाएगा, साथ ही साथ ये 23% तक पकड़ लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को भी। ये काम है हीमोग्लोबिन के। हीमोग्लोबिन बफर की तरह काम करता है। हीमोग्लोबिन बफर की तरह काम करने के बाद H+ को पकड़ता है ताकि ये pH को कम ना कर दे, यहाँ सारा मामला खराब हो जाएगा। और अब ये CO2 70% तो इस फॉर्म में, बाकी 23% इस फॉर्म में, और 7% CO2 प्लाज्मा में, ये अब ट्रैवल होगी। ये अब जाएगी कहाँ, लंग्स के लेवल पर, एल्वेलाई के लेवल पर, वहां पहुंचेगी। समझ आई बात, वहां अब ये जाएगी लंग्स के लेवल पर। ये सारा समझ में आ गया होगा। रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों लिखी है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, लंग्स के लेवल जाकर वापस उल्टा रिएक्शन चलेंगे। HCO3- अंदर जाएगा बाहर से, Cl बाहर आएगा, HCO3- ये हीमोग्लोबिन वहां जाकर के H+ छोड़ देगा, वहां लंग्स के लेवल पर जाकर के हीमोग्लोबिन, मैं आपको बता दूं, वहां लंग्स के लेवल पर जाकर के हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन ने पकड़ रखा है H+ को, ये भाई साहब वहां पर जाकर के एसिड की तरह काम करेंगे। समझ आई ना, ये एसिड की तरह काम करेंगे और H+ को छोड़ेंगे। ये H+ क्या होगा, ये छोड़ दिया H+। अब मान लो H+ है आपका आरबीसी के अंदर फ्री, ये रहा यहाँ पर। अब बाहर से कौन आएंगी, बाहर से आएंगे भाई साहब HCO3- अंदर, ये आगे, ये जुड़ेंगे इससे HCO3- से, ये बना लेंगे H2CO3, और ये वापस से H2O और प्लस CO2 बनाएगा। CO2 जाएगी बाहर, यहाँ है एल्वेलाई, क्या है ये, एल्वेलाई की मेम्ब्रेन मान लीजिए यहाँ पर।
एल्वलाई में जाएगी, एल्वलाई में क्या बढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन, ये समझना है। फिर एक छोटा सवाल एक और, एल्वलाई के लेवल पर ऑक्सीजन बढ़ी है, आपको पता है प्रेशर कितना था, 104 mmHg प्रेशर था यहाँ पर, आपको याद होगा, ठीक है ना। वो प्रेशर बढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन किधर आएगी, इधर आएगी, क्योंकि यहाँ पर अब बढ़ी हुई ऑक्सीजन है, बढ़ी हुई ऑक्सीजन यहाँ से CO2 को छुड़वाएगी आरबीसी से, ये आरबीसी की मेम्ब्रेन है, ये बढ़ी हुई CO2 बढ़ी हुई ऑक्सीजन इसको छुड़वाएगी। तो ये फिर याद कर लो एक और चीज कि बढ़ी हुई ऑक्सीजन एल्वलाई के लेवल पर CO2 को यहाँ से फ्री कराती है, इसको कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट। तो यार ये हेल्डेन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी एक आधा सवाल बन जाए कहीं लगा देना। लंग्स के लेवल पर हेल्डेन इफेक्ट लगता है, ऑक्सीजन का बढ़ना, CO2 का छूटना, ये हेल्डेन इफेक्ट होगा, सीधा सीधा याद कर लेना। और टिश्यू लेवल पर CO2 का बढ़ने से, H+ बढ़ने से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होना, दैट इज द बोहर इफेक्ट। ये दो सवाल याद कर लेना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ सीधा सीधा कि ट्रैवल होते हुए वहां पहुंचेगी और सारी रिएक्शन उल्टी दिशा में होंगी, बदले में CO जो Cl है वो आपका अंदर से बाहर आ जाएगा और HO3 अंदर चला जाएगा, प्लाज्मा से बाहर मतलब आरबीसी के अंदर चला जाएगा, और सारी रिएक्शन उल्टी होंगी। जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है वो फटाफट से हीमोग्लोबिन ने जो CO2 पकड़ रखी है वो भी छोड़ देगा यहाँ पर, और आपकी जो प्लाज्मा में डिजोल्व CO2 वो भी छूट जाएगी, वो भी चली जाएगी। एनसीईआरटी ने लिखा है कि 100 ml ब्लड जो होता है वो 100 ml ब्लड लगभग 4 ml CO2 डिलीवर करता है, ऐसा आपकी किताब में लिखा है, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि आपका है बहुत इंपॉर्टेंट, एक आधा सवाल यहाँ से बन ही जाएगा नीट में, गारंटी है इस बात की, एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।